हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट करियर में मैं अश्विनी आप सभी मित्रों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग मैथ्स पेडागोजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कि आपके सीटेट एग्जाम्स में बात करें स्पेसिफिक मैथ सेक्शन की, तो यहाँ आप जानते हैं कि 15 मार्क्स जो होते हैं वो आपके अरिथमेटिक पोर्शन से होते हैं और 15 मार्क्स यानी बात करें 15 मार्क्स की, तो ये जो होते हैं ये आपके पेडागोजी पोर्शन से होते हैं। मित्रों, पेडागोजी पोर्शन की भूमिका उतनी ही है जितनी कि आपके सीटेट एग्जाम्स में अरिथमेटिक्स की होती है, ठीक है ना। तो उसी से संबंधित हम लगातार आप लोगों को कंटेंट प्लस प्रैक्टिस कंटिन्यू दे रहे हैं। आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कि गणित के मूल्यांकन से संबंधित है, इवेल्यूएशन ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है ना। तो आइए एक एक प्रश्नों को हम देख लेते हैं जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण होंगे मित्रों। तो आइए पहले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि कोठारी आयोग के अनुसार मूल्यांकन किस प्रकार की प्रक्रिया है। कोठारी आयोग, जैसा कि आप जानते हैं, दौलत सिंह कोठारी 1964 से लेकर के 1966 के बीच इन्होंने एक कोठारी आयोग का गठन किया था जो कि शिक्षा से संबंधित था मित्रों। तो इन्होंने प्रश्न पूछा गया है कि कोठारी आयोग के अनुसार कौन सा मूल्यांकन की एक प्रक्रिया है। तो देखिए, कह रहा है ऑप्शन 1 कि एकाकी, दूसरा कह रहा है कि सतत, तीसरा ऑप्शन है कि उपयोगी और चौथा ऑप्शन है अनुपयोगी। तो आप जानते हैं कि मूल्यांकन जो है मित्रों यह एक सतत प्रक्रिया है, ठीक है ना, जो कि कोठारी आयोग के अनुसार है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है यही आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाता है, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है ना। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों कि निम्न में से क्या मूल्यांकन का सोपान नहीं है ना। तो आइए देख लेते हैं एक को। अधिगम अनुभव की योजना बनाना, फिर कह रहा है शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण करना, फिर कह रहा है शिक्षण उद्देश्यों को परिभाषित करना। मित्रों, अगर मूल्यांकन के सोपान की बात करें तो मूल्यांकन का सोपान जो है, जो चीज़ें दी गई हैं, अधिगम अनुभव की योजना बनाना, शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण करना या शिक्षण उद्देश्यों को परिभाषित करना, ये कोई भी जो है मित्रों, ये आपके बात करें हम मूल्यांकन के सोपान की, तो इनमें से दी गई कोई भी चीज़ जो है वो आपके क्या नाम है इसमें मूल्यांकन के सोपान में नहीं आती, ठीक है ना। तो मित्रों, ये चीज़ें जो हैं, अगर इस प्रश्न के उत्तर की बात प्रश्न के उत्तर की बात करें तो अधिगम अनुभव हुआ, ये चीज़ें जो हैं आपके नहीं ध्यान दीजिएगा मित्रों, प्रश्न जो है नहीं है पूछा, ठीक, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में क्या है, नहीं है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये चीज़ें जो हैं शिक्षण अधिगम के ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नहीं वाले जो होते हैं ये आपको परेशान करते हैं, नहीं है ना दिया गया। यानी इस प्रश्न के पूछने की बात करें तो प्रश्न जो है मित्रों वो मूल्यांकन का सोपान है, इससे नहीं है, ठीक है ना। तो अगर बात करेंगे बात करेंगे अधिगम अनुभव की, बात करेंगे शिक्षण उद्देश्यों की, बात करेंगे उद्देश्यों के निर्धारण की और बात करेंगे शिक्षण उद्देश्यों को परिभाषित करने की, तो ये तीनों चीज़ें जो होती हैं ये आपके मूल्यांकन की सोपान हैं, ठीक है ना। जबकि प्रश्न क्या पूछा गया है, नहीं है, तो उत्तर कौन सा हो जाएगा आपका। जब ऊपर की तीनों चीज़ें मूल्यांकन की सोपान हैं तो आपका उत्तर जो हो जाएगा कि उपरोक्त कोई नहीं, ठीक है ना, क्योंकि इसमें पूछा गया है नहीं है, ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे कि दिए गए प्रश्न के उत्तर की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है यही आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाता है, ठीक है ना मित्रों। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और क्वेश्चन बना है कि एक अच्छी कक्षा, फिर से देखिएगा मित्रों, एक अच्छी परीक्षा का लक्षण नहीं है। एक अच्छी परीक्षा का लक्षण नहीं, मैंने आपसे बताया कि गणित के मूल्यांकन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये श्रृंखला है मित्रों। ये प्रश्न अगर आप करते हैं तो आप में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप देखेंगे कि अगर
मैथमेटिक्स में की बात करें तो आप कोई फुल लेंथ टेस्ट देते हैं तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि वहाँ पर आपकी परफॉर्मेंस जो है वो बेटर होगी, ठीक है ना। तो देखिए, एक अच्छी परीक्षा का लक्षण नहीं है, देख लेते हैं एक एक ऑप्शन को। आसान स्तर, आप समझ गए होंगे। विश्वसनीयता, वैधता, व्यापकता, ठीक है ना। तो बात करें एक अच्छी परीक्षा के लक्षण का, तो मित्रों ऑप्शन नंबर 1 जो है आसान स्तर नहीं मित्रों, एक अच्छी परीक्षा के स्तर की बात करें तो वो आपका उस परीक्षा में कुछ आपको आसान प्रश्न मिलेंगे, कुछ आपको मॉडरेट प्रश्न मिलेंगे, तो कुछ आपको हार्ड लेवल के प्रश्न मिलते हैं। लेकिन अगर बात की जाए आसान स्तर की तो नहीं मित्रों, अगर अच्छी परीक्षा के लक्षण की बात करें तो उसमें विश्वसनीयता होनी चाहिए, उसमें व्यापकता होनी चाहिए, उसमें वैधता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करूं तो वो आपका हो जाता है मित्रों ऑप्शन नंबर 1, जो कि बिल्कुल सही जवाब है ना। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें मित्रों तो दिया गया है कि निम्नलिखित में से मूल्यांकन की एक प्रविधि है। निम्नलिखित में से मूल्यांकन की एक प्रविधि है, देख लीजिए एक एक चीज़ों को। कह रहा है लिखित परीक्षा, फिर कह रहा है मौखिक परीक्षा, फिर कह रहा है प्रायोगिक परीक्षा। तो आप समझ गए होंगे कि मूल्यांकन की एक प्रविधि की बात करें तो वो लिखित रूप से भी मूल्यांकन किया जाता है, मौखिक रूप से किया जाता है और प्रायोगिक रूप से भी मूल्यांकन जो है मित्रों वो किया जाता है। तो इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 जो है यही आपके प्रश्न का सही जवाब बनता है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न है कि गणित शिक्षण में मूल्यांकन की प्रक्रिया है। ऊपर देखिए, अगर देखा जाए तो ऊपर प्रविधि पूछा था, विधि पूछा था, मेथड पूछा था, यहाँ प्रोसेस पूछा है, ठीक है ना। तो आइए देख लेते हैं एक एक ऑप्शन को। कहा है कि प्रश्नावली, प्रश्न पूछ करके आप मूल्यांकन कर सकते हैं। फिर कह रहा है साक्षात, आप किसी का इंटरव्यू लेकर के उसके बारे में क्या नाम उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। फिर पड़ताल सूची के माध्यम से भी आप किसी व्यक्ति का मूल्यांकन कर सकते हैं। या गणित शिक्षण में मूल्यांकन की विधियों की बात करें तो वो आपका पड़ताल सूची भी होगा, आपकी प्रश्नावली भी होगी, और साथ साथ बात करें इंटरव्यू की तो इंटरव्यू भी आपके गणित शिक्षण के मूल्यांकन की एक प्रक्रिया होती है मित्रों। तो इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 जो है यही आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब बन जाता है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं मित्रों। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछता है कि मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है, निम्न से यह किसका कथन है। मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है, निम्न में से इस कथन को किसने कहा है, यही आपको देखना है मित्रों। प्रश्न नंबर 6 की बात करें तो ये जो परिभाषा है यह परिभाषा गुड्स महोदय की। गुड्स महोदय ने कहा है कि मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आप किसी वस्तु का मापन कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ें आप जैसे वस्तु का मापन किया जाता है, ऐसे कुछ चीज़ों को आप कीवर्ड्स को कलेक्ट कर लीजिए और वही जो है आप अपने मस्तिष्क में बिठा लीजिए कि ये जैसे मूल्यांकन में मापन के गणित मूल्यांकन की ऐसी प्रक्रिया को जिसने वस्तु के मापन से जोड़ा हुआ है वह गुड्स महोदय हैं। तो ये चीज़ें आपके दिमाग में अस्थायी रूप से बनी रहेंगी। तो इस प्रश्न के उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 जो है यही आपके प्रश्न का सही जवाब बन जाता है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणित शिक्षण में मूल्यांकन का क्या एक उद्देश्य नहीं है। ध्यान दीजिएगा, उद्देश्य नहीं पूछा है। दिए गए 4 ऑप्शंस में 3 उद्देश्य होंगे और एक उद्देश्य नहीं होगा, वही आपको ढूंढना है और वही आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। आइए मित्रों देख लेते हैं। कह रहा है कि पाठ्यक्रम में आवश्यकता अनुसार बदलाव करना। चलिए ठीक। फिर कह रहा है बालकों के व्यवहार के साथ छेड़छाड़ ना करना, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि नवीनतम शिक्षण विधियों की खोज करना, और फिर कह रहा है कि बालकों की अधिगम संबंधी कठिनाइयों का पता लगाना। अब आप देख सकते हैं एक एक चीज़ों को। जैसे पहले ऑप्शन में कहा है कि पाठ्यक्रम में आवश्यकता अनुसार बदलाव करना, तो बात करें गणित शिक्षण में मूल्यांकन की तो बिल्कुल सही चीज़ है कि आपको समय समय पर
पाठ्यक्रम में आवश्यकता अनुसार बदलाव करने चाहिए, तो ये तो बात बिल्कुल सही हो जाती है, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि बालकों के व्यवहार के साथ छेड़छाड़ ना करना। नहीं मित्रों, बालकों के व्यवहार छेड़छाड़ से तात्पर्य यहाँ मित्रों बात करें छेड़छाड़ की, तो छेड़छाड़ से मतलब बिल्कुल नेगेटिव पॉइंट से नहीं, बल्कि इससे है कि मान लीजिए कि कोई बालक जो है वो क्लास में किसी दूसरे बालक को परेशान कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप उसके व्यवहार में सुधार करने का प्रयत्न नहीं करेंगे तो वो बच्चा जो है वो बिगड़ता चला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है ये नेगेटिव पॉइंट है, यही आपके, और इसने पूछा है गणित में मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है यही आपके प्रश्न का सही जवाब बन जाता है, ठीक है ना। तो आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है मित्रों कि गणित शिक्षण में मूल्यांकन निम्न में से किस उद्देश्य की पूर्ति करता है। आइए एक एक ऑप्शन को देख लेते हैं। शिक्षण व्यूह रचना का विकास करना, ठीक। बालकों को सीखने का उत्तम तरीका बताना। फिर है उपचारात्मक शिक्षण पर बल देना। मित्रों, शब्द यहाँ इस्तेमाल किया गया है शिक्षण व्यूह। शिक्षण व्यूह से मतलब सीधा सा है कि शिक्षण मेथड्स जो हैं वो चीज़ें क्या होती हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। मतलब आपके शिक्षण व्यूह से मतलब ये है सीधा सा कि आपको ये देखना है कि आपका तरीका क्या होता है, आप टीचिंग का इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं। ये चीज़ें जो होती हैं ये रचना शिक्षक व्यूह रचना का विकास करना, ये बिल्कुल आपके मूल्यांकन के उद्देश्य की पूर्ति करता है। तो ये ऑप्शन जो 1 है ये बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है ना। फिर है कि बालकों को सीखने का उत्तम तरीका से बताना, बिल्कुल सही है। जब आप बच्चों का मूल्यांकन करेंगे तभी आप जान पाएंगे कि जो हम शिक्षण कर रहे हैं वो शिक्षण जो है वो प्रभावी है या फिर बस ऐसे ही हम लगातार बकते चले जा रहे हैं, है ना। कहने का सेंस ये है मित्रों कि जब आप मूल्यांकन करते हैं तो आपको ये पता चलता है कि हमारी टीचिंग स्टाइल कैसी है, हम बच्चों को जो बता रहे हैं वो बच्चे समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। तो बात करें बालकों के सीखने में उत्तम तरीका बताने की, तो ये चीज़ मूल्यांकन जो है ये करता है मित्रों। उपचारात्मक शिक्षण पर बल, तो उपचारात्मक शिक्षण से आप जानते हैं मित्रों, उपचारात्मक शिक्षण जो होता है रिमेडिकल टीचिंग की बात करें तो आप जानते हैं कि इसमें जो होता है इसमें आप पहले समस्या का डायग्नोसिस करते हैं, ठीक। फिर जब आप समस्या को जान जाते हैं तो आप उसका उपचार करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है ना। तो अगर बात करें उपचारात्मक शिक्षण की तो ये प्रक्रिया उपचारात्मक शिक्षण की होती है। तो आप सबसे तो ये जानेंगे आप कैसे, ये आप मूल्यांकन के ही माध्यम से जानते हैं, ठीक है ना। तो दी गई तीनों बातें जो हैं वो आपके गणित शिक्षण के मूल्यांकन के उद्देश्य को पूरा करते हैं। तो इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ये मित्रों ये आपके प्रश्न का सही जवाब बन जाता है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न बना है कि मूल्यांकन क्या है, ठीक है ना। तो मूल्यांकन क्या है तो आइए देखते हैं। बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन लाना, ठीक। फिर कह रहा है विद्यालय की सुंदरता को बढ़ाना। फिर कह रहा है 1 और 2 दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप समझ गए होंगे कि मूल्यांकन जो है वो बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन लाने से संबंधित होता है। इसका संबंध बिल्कुल भी विद्यालयी सजावट या विद्यालय के सुंदरता को बढ़ावा देने से नहीं है मित्रों। ऑप्शन नंबर बी जो है ये गलत हो जाता है। अच्छा, ऑप्शन नंबर बी गलत हुआ तो सी भी गलत हो जाता है, ठीक। उपरोक्त में से कोई नहीं। और बात करें बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन की तो मूल्यांकन का यही उद्देश्य है मित्रों। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है यह आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। प्रश्न बना है कि बच्चों के वर्गीकरण और कक्षा उन्नति के लिए निम्न में से कौन सा मूल्यांकन अति आवश्यक है। ध्यान दीजिएगा, बच्चों के वर्गीकरण और कक्षा उन्नति के लिए किस प्रकार का मूल्यांकन जो है वो अति आवश्यक होता है। तो आइए एक एक चीज़ों को हम देख लेते हैं। कह रहा है व्यापक मूल्यांकन, ठीक। फिर कह रहा है सतत मूल्यांकन। फिर कह रहा है
मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन, फिर कह रहा है व्यक्तिगत मूल्यांकन। मित्रों आप देखते हैं जब बच्चे की कक्षा उन्नति होती है, मतलब वो एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जब जाता है, तो आप देखते हैं वहाँ बच्चे का एक पूरा होलिस्टिक इवेल्युएशन होता है, क्योंकि वहाँ विद्यालय शिक्षकों के माध्यम से यह जानने का प्रयत्न करता है कि हाँ अब बच्चा जो है वो इस कक्षा से संबंधित जितनी जानकारियाँ थी उसका काफ़ी हद तक सीख लिया, ठीक है ना। तो बात करें अगर कक्षा उन्नति की या वर्गीकरण की, तो यहाँ व्यापक मूल्यांकन किया जाता है, क्योंकि पूरे होलिस्टिक पूरे सब्जेक्ट के बारे में, होलिस्टिक सब्जेक्ट के बारे में जानने का प्रयत्न किया जाता है कि बच्चा कितना सीख पाया है, ठीक है ना। तो इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है यही आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाता है, ठीक है ना। तो आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणित में मूल्यांकन की क्या एक तकनीक नहीं है, ठीक है ना। गणित में मूल्यांकन की कौन सी एक तकनीक नहीं है, तो आइए देख लेते हैं। प्रेक्षण तकनीक, फिर कह रहा है अनुसूची, फिर कह रहा है साक्षात्कार। समझ रहे हैं, तो नहीं पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, प्रेक्षण तकनीक की बात करें तो ये गणित में मूल्यांकन की तकनीक है, ठीक है ना। फिर अनुसूची की बात करें तो यह भी गणित के मूल्यांकन की तकनीक है, और साक्षात्कार भी गणित के मूल्यांकन की तकनीक है। तो इस प्रकार से बात करें तो ये तीनों चीज़ें जो हैं, प्रेक्षण तकनीक, अनुसूची और बात की जाए साक्षात्कार की, तो ये तीनों चीज़ें जो हैं वो गणित में मूल्यांकन की तकनीकें हैं। जबकि इसने पूछा है नहीं है, तो सीधा सा प्रश्न आपका बन जाएगा कि ऑप्शन नंबर 4 जो जिसमें कहा गया है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, यानी दिए गए जो ऑप्शन हैं ये नहीं बता रहे हैं कि इनमें से कौन सी शिक्षण की तकनीक नहीं है। तो इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 जो है यही आपके प्रश्न का सही जवाब बन जाता है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रश्न है मित्रों, विचार विमर्श का महत्व है। विचार विमर्श का महत्व है। आइए एक एक ऑप्शन को देख लेते हैं कि विचार विमर्श का क्या महत्व हो सकता है। देखिए, लिखित परीक्षाओं में, फिर मौखिक परीक्षाओं में, फिर प्रायोगिक परीक्षाओं में, या ये सभी। तो आप जानते हैं कि विचार विमर्श में क्या होता है, एक दूसरे से अपने विचारों का आदान प्रदान किया जाता है, और ये स्थिति जो होती है वो लिखने में नहीं होती मित्रों, प्रायोगिक परीक्षा में नहीं होती मित्रों, ये जो होती है ये मौखिक परीक्षा में होती है, ठीक है ना। विचारों का आदान प्रदान जो होता है ये मौखिक परीक्षा में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपके प्रश्न का सही जवाब बन जाता है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बात करते हैं, हम 12 तक देख चुके थे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें मित्रों तो प्रश्न है कि छात्रों, एक मिनट, प्रश्न है कि छात्रों की शैक्षिक उपलब्धियों का पता लगाने का सर्वोत्तम उपाय है। शैक्षिक उपलब्धियों को कितना प्राप्त कर लिया है एक छात्र, इसको पता लगाने का कौन सा तरीका सबसे अच्छा है, वही प्रश्न पूछा गया है मित्रों, ठीक है ना। तो आइए एक एक को देख लेते हैं। पहला है मापन, दूसरा है मूल्यांकन, तीसरा है लिखित परीक्षा, चौथा है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों अगर बात करें छात्रों की शैक्षिक उपलब्धियों के पता लगाने की, तो सबसे बढ़िया उपाय या सबसे बढ़िया तरीका जो होता है वो इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन होता है। ऑप्शन नंबर 2 जो है यह आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है ना। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न है कि महोदय समरफील्ड ने मूल्यांकन की कितनी मान्यताओं का वर्णन किया है। महोदय समरफील्ड ने बात करें तो इन्होंने पूछा है कि मूल्यांकन की कितनी विधियों का वर्णन किया है। तो अगर समरफील्ड महोदय की बात करें मित्रों तो इन्होंने मूल्यांकन की जितनी मान्यताओं का वर्णन किया है वह मित्रों हैं 8 प्रकार की, ठीक है ना। हम किसी क्लास में आपको इनके समरफील्ड के मूल्यांकन की जो विधियां हैं वो बता देंगे कि 8 कौन कौन सी हैं, है ना, क्योंकि अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो भी चीज़ें हम आपको बता देंगे, ठीक है ना। तो इतना आप ध्यान दीजिएगा कि महोदय समरफील्ड ने मूल्यांकन की मान्यताओं का वर्णन जो किया है वो 8 मान्यताओं का वर्णन किया है, ठीक है ना।
तो आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि निम्नलिखित में से क्या प्रयोजन विधि का एक सिद्धांत नहीं है। निम्नलिखित में से क्या प्रयोजन विधि का एक सिद्धांत नहीं है। ठीक है ना, ध्यान दीजिए, 3 चीज़ें प्रयोजन विधि का एक सिद्धांत होंगी, तो प्रयोजन विधि के सिद्धांत होंगी, जबकि एक जो है वो आपके प्रयोजन विधि का सिद्धांत नहीं है। तो आइए उसी को हमें देखना है। तो आइए देख लेते हैं क्या है कैसे। पहले की बात करें तो दिया गया है क्रियाशीलता, ठीक, फिर कह रहा है वास्तविकता, और फिर कह रहा है उपयोगिता, और फिर कह रहा है मूल्यांकन। ठीक है ना। तो बात करें प्रयोजन विधि के, तो मित्रों दिया गया जो मूल्यांकन है यह आपके प्रयोजन विधि का सिद्धांत जो है नहीं है। बाकी बात करें क्रियाशीलता की, वास्तविकता की और उपयोगिता की, तो ये तीनों चीज़ें जो होती हैं ये आपकी क्रियाशीलता विधि, प्रयोजन विधि की जो है ये क्या है, उस सिद्धांत में सम्मिलित है। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है यह आपके प्रश्न का सही जवाब बन जाता है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। मित्रों क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है कि अधिगम अनुभव की योजना बनाने से पूर्व आवश्यक है कि अनुभव क्या किया। अधिगम अनुभव की योजना बनाने से पूर्व यह आवश्यक है कि अनुभव, आइए देखते हैं क्या है, पर्याप्त हो, फिर कह रहा है परिपक्वता के अनुकूल हो, फिर कह रहा है संतोषप्रद हो, फिर कह रहा है उपरोक्त सभी हो। मित्रों अगर बात करें इस प्रश्न के सही जवाब की, तो अधिगम योजना का निर्माण जब आप करेंगे तो वहाँ आपको अनुभव जो होगा वो पर्याप्त होना चाहिए, उसमें परिपक्वता के अनुकूल से और परिपक्वता के अनुकूल होना चाहिए, और साथ ही साथ संतोषप्रद भी होना चाहिए। तो दिए गए जो तीनों ऑप्शन हैं ये तीनों चीज़ें एक अधिगम अनुभव की योजना बनाने के लिए आवश्यक हैं। तो इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 जो है मित्रों यह आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब बन जाता है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 17 की बात करें मित्रों तो 17 पूछा गया है कि गणित शिक्षण में मूल्यांकन किया जाना चाहिए। गणित शिक्षण में कैसे मूल्यांकन किया जाना चाहिए इस पर प्रश्न बना। पहला है सीखने के अनुभव प्रदान करते समय, फिर कह रहा है उद्देश्यों का स्पष्टीकरण करते समय, फिर कह रहा है उद्देश्यों का स्पष्टीकरण तथा अनुभव प्रदान करने के बाद, और फिर कह रहा है उपरोक्त सभी स्तरों पर। तो अगर बात करें सतत मूल्यांकन के मित्रों, तो सतत मूल्यांकन में आप देखते हैं कि परीक्षाएं जो होती हैं या मूल्यांकन जो होता है वो कई चरणों में होता है। ठीक है ना। जब आप बच्चों को सीखने के अनुभव पर सीखने का चीज़ें बताते हैं तो भी आप मूल्यांकन करते हैं, कुछ चीज़ें बताएं, उसके बाद आप देखते हैं वीकली होता है, मंथली होता है, हाफ ईयरली होता है। ठीक है ना। तो इसमें जो तीनों बातें कही गई हैं, ये तीनों बातें जो हैं वो गणित के शिक्षण में मूल्यांकन करते समय ध्यान दी जानी चाहिए। तो इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 जो है यही आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाता है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं मित्रों। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रश्न बना है कि मूल्यांकन परिणामों के आधार पर छात्र के संबंध में पूर्ण सार्थकता के साथ भविष्यवाणी की जा सकती है। फिर से देखिएगा, मूल्यांकन परिणामों के आधार पर छात्र के संबंध में पूर्ण सार्थकता के साथ भविष्यवाणी की जा सकती है। इस कथन से आप सहमत हैं, कितने सहमत हैं, यही पूछा गया है। ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, बात करें कि जब आप परिणामों का मूल्यांकन या मूल्यांकन परिणाम के आधार पर छात्र के संबंध के पूर्ण सार्थकता की भविष्यवाणी की बात करें तो आप इसके बारे में पूरी तरीके से सहमत होंगे, क्योंकि अगर बच्चे का परिणामों के आधार पर आप मूल्यांकन कर छात्रों से संबंध पूर्ण सार्थकता के संबंध की बात करें तो ये पूर्णतः सत्य है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है यह आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाता है। ठीक है ना मित्रों। तो आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की, और यह जो प्रश्न नंबर 19 है मित्रों यही आपके आज के इस प्रैक्टिस सीरीज का आखिरी प्रश्न होगा मित्रों। प्रश्न बना है कि एक अध्यापक अपनी कक्षा में
छात्रों को त्रिभुजों की रचना संबंधी प्रश्न हल करवाता है, वह कक्षा में किस क्षेत्र से संबंधित शिक्षण कर रहा है। ठीक है ना। तो आइए, मापन संबंधी, फिर कह रहा है मूल्यांकन संबंधी, फिर कह रहा है अधिगम संबंधी, फिर कह रहा है सांख्य विधि संबंधी। त्रिभुजों की रचना संबंधी प्रश्नों को हल करवाता है। तो ऐसी स्थिति में वो एक पर्टिकुलर क्षेत्र में, जहाँ से वो अगर त्रिभुज को आप देखेंगे, उसकी रचना की बात करेंगे आप, तो त्रिभुज जब बनाया जाएगा तो उसमें माप तौल किया जाएगा। ठीक है ना। उसकी एक इकाइयाँ होंगी, और जहाँ आप देखेंगे माप तौल और इकाइयाँ सम्मिलित होंगी, वहाँ जो प्रक्रिया होती है वह मापन की प्रक्रिया होती है। ठीक है ना मित्रों। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है मापन संबंधी, यही आपके प्रश्न का बिल्कुल सटीक जवाब हो जाता है। ठीक है ना मित्रों। ये रहे आपके 19 प्रश्न जो कि आपकी पेडागॉजी पोर्शन से थे। मित्रों, आप जानते हैं कि पेडागॉजी, मैथ पेडागॉजी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से कितना महत्वपूर्ण है। साथियों, आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कीजिएगा। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथियों, मिलते हैं अगले दिन कुछ नया लेकर के। धन्यवाद।